हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वागत अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे रोल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, बैंक एजुकेशन का फ्यूचर क्या है इंडिया में और ई लर्निंग क्या होती है उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो चुकी है, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेनिंग का क्या रोल होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बातें डिस्कस होंगी। गिवन द वास्ट रेंज ऑफ स्किल्स एंड अदर competencies which can be developed in a people, it is useful to have some sort of prioritization to take place so that training focus on the area which will yield best benefit and the result on investment gets justified। ये बोल रहे हैं देखो, सीखने को तो दुनिया में तुम कुछ भी सीख सकते हो। हम CIB क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है, वरना भाई मेरे ख्याल से हज़ारों सब्जेक्ट होंगे। आपकी मर्जी है, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए बैठ करके, आपका मन है सोशल साइंस पढ़िए आप बैठ करके, आपका मन है दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन वही बोल रहा है कि भैया देखो, पढ़ने को तो स्किल की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर में स्किल भरी पड़ी है और कंपेटेंसीज भरी पड़ी हैं। लेकिन बेहतर होगा कि हम कोई एक प्रायोरिटी अपनी निकालें कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें क्या सीखना है। सो दैट द ट्रेनिंग फोकस ऑन एरिया विच विल यील्ड बेस्ट बेनिफिट। ऐसे क्षेत्रों में हम ट्रेनिंग दें जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे। ओके, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाई हो जाए कि हमने जो ट्रेनिंग पर पैसे खर्चा किया उसका फायदा हुआ। अब बैंक के एम्प्लॉय हैं, आप उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखवाने के लिए बैठा दीजिए, सबको फ्रेंच सिखवाइए, कोई फायदा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल एंड डिजायरेबल फॉर अ एग्जिस्टिंग और न्यू एक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन हाउ इट विल इम्पैक्ट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो प्रायोरिटाइजेशन किस बेसिस पर आप करेंगे? क्या जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं वो जरूरी है, वो डिजायरेबल है किसी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी या नई एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, या फिर क्या जो आप ट्रेनिंग देंगे उसकी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? इसी के आधार पर प्रायोरिटाइज करिए। अगर आंसर आता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल जो है उस ट्रेनिंग को प्रायोरिटी नहीं देने की जरूरत है। हम उन्हीं को ट्रेनिंग में प्रायोरिटी देंगे जिसका हमें फायदा मिलेगा। हाईएस्ट ट्रेनिंग प्रायोरिटीज आर ऑब्वियसली द एक्टिविटीज विच आर हाई इंपॉर्टेंस एंड इमीडिएट इन नीड। उन्हीं चीज़ों को हम प्रायोरिटी हाईएस्ट देंगे जो हमारी हाई इंपॉर्टेंस की है, जो महत्वपूर्ण है और जिनकी हमें इमीडिएटली ज़रूरत है। अगर फिनेकल 10 आने वाला है, फिनेकल 11 आने वाला है, तो हम पहले फिनेकल 11 सिखाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में सिखाएंगे। ओके, उसके बाद में मैनी ऑर्गेनाइजेशन फेस द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, सोल्यूशन फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज अमंग देयर पीपल। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी समस्या यही रहती है कि जो उनके लोग हैं उनके अंदर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं जितना होना चाहिए, उतना इनिशिएटिव लेने की क्षमता, सोल्यूशन का आंसर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है लोगों की भी जितनी उनको होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नीड स्टाफ एट ऑल लेवल टू बी मोर सेल्फ सफिशिएंट, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव एंड ऑटोनॉमस। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए उनके पास ऐसे स्टाफ मेंबर हों हर लेवल पर जो कि सेल्फ सफिशिएंट हों। ठीक है, जैसे मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पढ़ाना रहता है, तो उसमें क्या है कि 70% काम मैं करता हूँ, जो हमारी टीम है वो 30% काम कर पाती है, क्योंकि उतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। अगर उतनी काबिलियत होगी तो मेरे जैसी ही हो जाएगी। ओके, उसके बाद में रिसोर्सफुल, क्रिएटिव और ऑटोनॉमस होना चाहिए, यानी हमारी जो वो होनी चाहिए टीम वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए। जैसे CEO जो होता है वो सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर रिसोर्सफुल भी है, क्रिएटिव भी है, ऑटोनॉमस भी है, सेल्फ सफिशिएंट भी होता है। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरत होती है कि हर लेवल पर हमारे पास स्टाफ जो हो वो बेहतर हो, जिससे आपने मैनेजर बनाया वो पूरी मैनेज करके दिखा सके। ओके, फोकस हियर इज ऑन डेवलपिंग द पर्सन अलॉन्ग विद द स्किल। तो यहाँ जोर हम किस बात पर दे रहे हैं? उसकी स्किल भी डेवलप करेंगे, व्यक्ति को भी डेवलप करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस दैट दे वुड लाइक फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट। तो हम ऐसे लर्निंग और एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की हो, उस व्यक्ति के फायदे का सौदा हो, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करने में मदद करे। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन पीपल्स एटीट्यूड एंड इमोशनल मेच्योरिटी। तो लोगों की परफॉर्मेंस और उनकी क्षमता, कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी मेच्योरिटी का लेवल कैसा है। ठीक है, उसके बाद में इट हेल्प देम टू अचीव व्हाट दे वांट ऑन पर्सनल लेवल, यानी जब आप उनकी लर्निंग और उनको स्किल सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, तो वो उनको जो है अचीव करने में मदद करता है, उनके पर्सनल लेवल पर जो वो चाहते हैं उसको अचीव करने में मदद देता है। एंड दिस प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रस्ट। ये आपको ट्रस्ट का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, इमोशनल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है विद द ऑर्गेनाइजेशन
and subsequently skill process and knowledge development relevant to the managing higher responsibility role and टीम। तो देखो बोल रहे हैं कि मतलब आप पर्सनल लेवल पर क्या चाहते हैं वो मिलता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। उसके बाद में आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिससे आप अपनी स्किल प्रोसेस नॉलेज को डेवलप करते हैं और उस नॉलेज के डेवलपमेंट से आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं, टीम में अच्छे से काम करने के लिए और नए नए रोल निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप वर्क वेल इन इफेक्टिव एटीट्यूडनल चेंज। अगर पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप करवाई जाए, पार्टिसिपेट करने वाली जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, शामिल हों, ऐसी वर्कशॉप अगर करवाई जाती है तो वो लोगों के एटीट्यूड में चेंज करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी फिट वेरी वेल विथ मॉडर्न अप्रोचेज टू डेवलपिंग पीपल्स बिलीफ मेच्योरिटी एंड एटीट्यूड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो सिद्धांत हैं, मेथोडोलॉजी हैं, वो मॉडर्न अप्रोच के साथ में बेस्ट बैठते हैं, जो कि लोगों के बिलीफ को, मेच्योरिटी के एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करते हैं। जनरल बिलीफ फ्रॉम एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी न्यूमरस, जनरल बेनिफिट्स। अब जनरल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉय का, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। फिर भी कुछ समराइज अगर किए जाएँ तो उसमें है इंक्रीज इन इफिशियंसी, व्यक्ति की क्षमता इंक्रीज होती है, उसका मोरल इंप्रूव होता है, बेटर ह्यूमन रिलेशन बनते हैं उसके, और सुपरविजन की भी रिड्यूसनेस हो जाती है, यानी हमें उतना ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत अब नहीं रह जाती है। कुछ चीज़ें जो आपको जब आप ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में आपको रखने की ज़रूरत होती है, जैसे इंश्योर टू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट व्हाट एम्प्लॉय नीड एंड वांट। आपको ये पता होना चाहिए, ट्रेनिंग तो देने जा रहे हो लेकिन क्या पता है कि उसको क्या चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ट्रेनिंग उसे चाहिए। ओके, अप्रोप्रिएट स्टेप टू बी टेकन बिल्ड रिलेशनशिप बिफोर ट्रेनिंग। कोशिश करिए कि ट्रेनिंग देने से पहले एक आपका रिश्ता जुड़ जाए, रिलेशनशिप बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विल ट्रस्ट एंड फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम। कोशिश करिए कि आप उनके साथ में रिलेशन, अगर जैसे आपका थोड़ा सा व्यवहार बन गया तो व्यवहार की वजह से एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो व्यक्ति आराम से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे शेयर कर सकेगा, बात कर सकेगा। एम्फेसिस ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट चेंज रेदर देन नॉलेज इनपुट। कोशिश ये करिए, जोर इस बात पे दीजिए जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो केवल उसको नॉलेज मत उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए कि हाँ भैया पढ़ लो, ये HRM होता है, ये ट्रेनिंग होती है, ये डेवलपमेंट होता है, ये चेंज होता है, ये कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं, कोशिश करें उसके बिहेवियर में भी उसका प्रभाव पड़े, उसके चेंजेस आ जाएँ। ओके, सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। कोई भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप रखें तो उसको सफिशिएंट टाइम दे करके अच्छे से डेवलप करिए, ताकि जब नॉलेज शेयर करें आप, ट्रेनिंग दे व्यक्ति को, तो उसको समझ आए, उसको हर चीज़ क्लियर हो। टू इंश्योर आइडियल ट्रेनिंग एंड ट्रेनर रेशियो। कोशिश करिए कि ट्रेनिंग और ट्रेनर रेशियो का मेंटेनेंस ठीक रहे। अगर 100 ट्रेनी आए हुए हैं तो उस पर एक अगर ट्रेनर चाहिए, तो अगर 200 आ गए तो 2 ट्रेनर का अरेंजमेंट करके रखिए, रेशियो मेंटेन करिए। टू लेवरेज पार्टिसिपेंट्स वर्क एक्सपीरियंस टू इंश्योर बेटर रीचेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एमंग द पार्टिसिपेंट। कोशिश करिए कि पार्टिसिपेंट का वर्क एक्सपीरियंस का यूज करिए, जो उसने पहले काम किया उस अनुभव का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, ताकि जो है जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी रीचेबिलिटी वो उसको फील हो, कुल मिला करके उसकी वर्क से रिलेटेड चीज़ों से जोड़ करके उसको आपको समझाना और सिखाना रहता है। ठीक है, ये हो गई बातें हमारी। तो यहाँ हमने बात की रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग की। तो इसमें हमने देखा कि देखो, ट्रेनिंग स्किल की बात करें तो दुनिया भर में बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन हम क्या सीखेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लेनी पड़ती है कि किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। ठीक है, और जिसको प्रायोरिटी देनी उसी पर फोकस करेंगे। फोकस किस पे करेंगे? जो हमारे लिए बेनिफिट का सौदा होगा, जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल पाए। ओके, अब यहाँ रिटर्न का मतलब ये नहीं FD है, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हमने CIB की पढ़ाई की तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, समय दिया, पैसे दिए, किताबें खरीदी, कोर्स खरीदा, और रिटर्न क्या मिलेगा? जब हम CIB का सर्टिफिकेट पा जाएंगे तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस तरह रिटर्न मिलना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन जो है किस बेसिस पर करना है? क्या जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इसेंशियल है, डिजायरेबल है, क्या जरूरी है, आवश्यक है? ठीक है, और क्या उसका आपकी जॉब पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, अगर हाँ है तो उन ट्रेनिंग्स को दीजिए। प्रायोरिटी में भी हाईएस्ट प्रायोरिटी उन चीज़ों को दीजिए जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की हैं और आपके लिए इमीडिएटली नीडेड है, वो वाली ट्रेनिंग ज़्यादा पहले प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, भाई उनके पास जो स्टाफ मेंबर हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में दिक्कत है, कैपेबिलिटी नहीं, क्षमताएं नहीं है। ये प्रॉब्लम हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहती ही रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर एक लेवल पर मोर सेल्फ सफिशिएंट, रिसोर्सफुल और क्रिएटिव लोगों की, ऑटोनॉमस, जो खुद से काम कर सके क्षमता वाले लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? लोगों को डेवलप करना अलॉन्ग विद द
स्किल, लोगों की स्किल तो डेवलप करेंगे, साथ साथ लोगों को भी डेवलप करने की हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद में लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से हम मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट जिसमें हो उसी का लर्निंग और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी उस चीज़ में रहे और साथ ही साथ में फुलफिलमेंट, यानी कि उनको लगे कि हमारी कोई ज़रूरत पूरी हुई है। ओके, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी अल्टीमेटली व्यक्ति की डिपेंड करती है लोगों के एटीट्यूड पर, इमोशनल मैच्योरिटी पर। ओके, उसके बाद में एक बार आपने व्यक्ति को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया तो वो उससे क्या होगा कि वो हेल्प करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसको हेल्प करता है पर्सनल लेवल पर वो क्या चाहता है एम्प्लॉय, उस चीज़ को अचीव करने में उनको एक ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म मिलता है। जब आप ट्रेनिंग देते हैं, जब आप उनको डेवलपमेंट के मौके देते हैं तो एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ हमारे बारे में कंपनी सोच रही है, हमारे बारे में बैंक सोच रहा है, जिससे उनका एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो बैंक से इमोशनली जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनकी जो स्किल्स वगैरह है उसको वो इन्हेंस करते हैं और उसे अपने अच्छे हायर लेवल के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में यूज करते हैं। पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप करवा दीजिए, उससे एटीट्यूड को चेंज किया सकता है। पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप वो होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो सिद्धांत होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है, वो मॉडर्न अप्रोचेज के साथ में बेस्ट फिट होती हैं किस काम में, पीपल के बिलीफ, मेच्योरिटी और एटीट्यूड को डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद में जनरल बेनिफिट अगर बात की जाए एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन कुछ की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका मोरल इंक्रीज हो जाता है, वो बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बना सकता है, अब लोगों से अच्छे से खुल के बात कर सकता है और साथ ही साथ में सुपरवाइजर बनने की अब आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप सुपरविजन आसानी से कर सकते हैं। अब जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना होता है, जब भी ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को तो क्या क्या ध्यान रखना होता है। इंश्योर करिए कि सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में कि एम्प्लॉय को किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, वो क्या चाहता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अप्रोप्रिएट स्टेप लीजिए। रिलेशनशिप ट्रेनिंग देने से पहले एक छोटा मोटा व्यवहार बन जाए तो अच्छा रहेगा, व्यवहार बन जाएगा तो आपका ट्रस्ट बन जाएगा उसके साथ में और उसमें वो उसको फील होगा सेफ कि अपनी वो बात सामने आपकी रख सकता है। इम्फेसिस जो है जोर दिया जाना चाहिए, किस पे जोर दिया जाना चाहिए कि हम सिर्फ आपके अंदर नॉलेज ना डालें बल्कि आपके बिहेवियर में चेंज लाएं, लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आपको दें। जो भी आप कोर्स या फिर जो अभी आप ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसको सफिशिएंट टाइम दीजिए ताकि जो है कोर्स भी डेवलप अच्छे से हो सके और जो एम्प्लॉई है वो सीख भी सके। अब ट्रेनिंग 12 घंटे की है, आप उसको 4 घंटे में डिलीवर करना चाहेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में ट्रेनिंग और ट्रेनर का रेशियो मेंटेन सही से करिए। अगर 100 व्यक्ति पर एक टीचर लगता है तो 400 व्यक्ति पर 4 टीचर जरूर अरेंज करवाइए, 400 लोगों को एक टीचर के हवाले मत छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में पार्टिसिपेंट का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करिए ताकि जो है वो मतलब अगर आप उसके रियल लाइफ अनुभव से उसको जोड़ेंगे तो उसके पास जो आप ट्रेनिंग देंगे वो उसके पास और आसानी से और अच्छे से पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर ऑफ बैंक एजुकेशन इन इंडिया। बैंक एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया में तो देखिए, इट इज नाउ कॉमन प्लेस टू से दैट 21st सेंचुरी विल बी नॉलेज सेंचुरी एंड वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 21वीं शताब्दी को नॉलेज शताब्दी के नाम से जाना जाएगा और हम प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी की जगह पर हमारा पूरा देश नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। सवाल यह है कि नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं प्रोडक्ट इकोनॉमी जहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जाती हैं। नॉलेज इकोनॉमी जहाँ नॉलेज के आधार पर वेल्थ क्रिएट की जाती है। नॉलेज इकोनॉमी एन इकोनॉमी इन विच वेल्थ इज बेस्ड अपॉन ओनरशिप ऑफ नॉलेज। जिसके पास नॉलेज की ओनरशिप है, जो नॉलेज का मालिक है, उससे वो वेल्थ बनाता है। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज टू क्रिएट एंड इम्प्रूव गुड्स आर सर्विसेज, और उस नॉलेज को यूज करके आप बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया विल प्रॉबली हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेट ऑफ यंग पीपल। अब देखिए, हमारी एक खासियत है, हमारा अभी मौके पर हम फायदे के सौदे में चल रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा यंग पीपल अगर देखे जाएँ तो इंडिया में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा युवा लोग इंडिया में है। एक शब्द भी है इसके लिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग कहाँ हैं? जापान में सबसे ज़्यादा, बहुत लंबी उम्र जीते हैं, 100 प्लस तो मतलब नॉर्मल ही हो रखा है। ठीक है, लेकिन जो लोग युवा होते हैं वो आपको आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपको प्रोडक्शन करके देंगे। जो लोग बूढ़े होते हैं वो सिर्फ निर्भर होते हैं और उनको हमें पालना होता है। एक तरीके से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि जो है कोई बोझ है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा एक्चुअल फैक्ट है।
जो जापान में सोचो 60% या 40% आबादी केवल अगर बूढ़े लोगों की है तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हैं। तो कंट्री देखो, इकोनॉमी, जीडीपी, हर चीज़ हम क्यों मेजर करते हैं? अगर हमको इन सब बातों से मतलब ही ना होता तो हम जीडीपी क्यों मेजर करते हैं? आराम से खुशहाली का इंडेक्स देखिए ना, क्यों ज़रूरत है हमें जीडीपी मेजर करने की? हमारी जीडीपी 7.6 से बढ़ रही है क्योंकि हम ओवरऑल ग्रोथ चाहते ही चाहते हैं, हर कोई चाहता है। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब देखो, जापान में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, इंडिया में यंग लोग ज़्यादा हैं। इवन अदर कंट्रीज बिगिन टू एज, इवन जैसे जैसे दूसरी कंट्री में बूढ़े लोग बढ़ेंगे, इंडिया विल रिमेन अ कंट्री ऑफ यंग पीपल पोटेंशियली टू आवर ग्रेट एडवांटेज। तो दूसरे देश के लोग बूढ़े होंगे, इंडिया के लोग जवान से और थोड़े से आगे बढ़ेंगे, बूढ़े की स्टेज में नहीं जाएंगे, 40-45 साल की एज में जाएंगे, 50-55 और 60 वाली एज में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए एडवांटेज, हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग कॉज्ड बाय द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बैंकिंग एंटिटीज विद न्यू वे ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही बैंकों के पास एक नया रास्ता आ गया है कि अब वो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट नए तरीके से पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, पहले ऐसा नहीं था। अ बैंक वुड नाउ हैव टू इंक्रीजिंगली डील विद द नॉलेज वर्कर्स। अब बैंक को नॉलेज वर्कर्स के साथ डील करने की जरूरत है। दैट इज वन हु वर्क्स प्राइमरली विद द इंफॉर्मेशन एंड यूजेज नॉलेज इन वर्क प्लेस। यानी कि ऐसे लोग, नॉलेज वर्कर किन्हें कहते हैं? ऐसे लोग जो इन्फॉर्मेशन में काम करते हैं, जानकारी के आधार पर काम करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी उसके उस पर काम करते हैं, वर्क प्लेस पर नॉलेज को यूज करते हैं, उन्हें हम नॉलेज वर्कर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बस केवल जो जानकारी है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए IIBF ने CIB का फॉर्म कितने लोगों ने भरा? मान लेते हैं 1 लाख लोगों ने भरा। अब अगर मेरे पास ये 1 लाख लोगों का डेटा हो कि ये कौन 1 लाख लोग हैं जिन्होंने भरा हो, तो मैं उन 1 लाख लोगों को SMS भेज सकता हूँ, ईमेल भेज सकता हूँ और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक यही बात सबके ऊपर लागू होती है, बैंकों के ऊपर। बैंक में कितने लोग ऐसे हैं जो रिटायर हुए हैं, बैंक से नहीं, किसी सर्विस से रिटायर हुए, रिटायर होंगे तो उनके खाते में बहुत सारे पैसे आएंगे, रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। अब हम उनको अगर अप्रोच करें तो FD वगैरह, लोन वगैरह या इस तरीके की चीज़ों का हम अपने पास ला सकते हैं। कुल मिला करके ये चीज़, अगर डेटा हो कि कितने सरकारी टीचर हैं जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, आप उन सबको अप्रोच कर सकते हैं, तो वही लोग नॉलेज वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंकिंग हैज़ दस चेंज इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब भैया पुरानी ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं रह गई, अब इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जा सकता है। एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट का तरीका होता था पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, आमने सामने जो बातचीत होती थी, वो अब पीछे चली गई है। बैक सीट पर ये लोग कार में बैठे हुए हैं, फ्रंट सीट पर अब मोर कंफर्टेबल, फास्टर और चीपर मीन ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, जिसमें आप वीडियो कॉल, है ना, व्हाट्सएप, इंटरनेट, मोबाइल, इनके थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज आल्सो क्रिएट अ न्यू टास्क टू बी फेस्ड। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेकर आ रहे हो भाई, तो देखो समाधान के साथ समस्या भी आती है ना। कुछ अच्छा आएगा तो उसका बुरा भी होगा। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के साथ वायरस आया, ठीक वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, वो चलती रहे, हैक ना हो, है ना, किसी के साथ गड़बड़ ना हो। एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को भी अब आपको टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर विल नॉट परचेज अ सर्विस that fail to meet his requirement or service that does not guarantee the required privacy or security। तो भाई देखो, कस्टमर वो सर्विस नहीं परचेज करेगा जो उसकी ज़रूरत को मीट करने में फेल हो जाती है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हुई तो आप मेरा कोर्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर सर्विस आपको गारंटी नहीं देती है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी रहेगी, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, आपके डेटा के बारे में कोई नहीं जानेगा, अगर इसकी आप गारंटी नहीं दे पाते हैं तो वैसी सर्विसेज भी कोई नहीं पसंद करेगा। ठीक है, अब आप ऑनलाइन दारू खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, उसका डेटा लीक हो जाए, आपके मम्मी पापा के पास पहुंच जाए, अब आप देखिए क्या होगा। दैट्स द प्राइवेसी, यही है प्राइवेसी, नहीं पता चलना चाहिए। बैंक देयरफॉर आर ट्राइंग टू डिवोट एनफ अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग। इसलिए बैंक जो है बहुत सारा ध्यान अपना दे रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग के मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे हैं, आधुनिकता उसमें लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू सेल्फ सर्विस जोन, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग। ठीक, तो इसमें बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में अभी सेल्फ सर्विस एरिया, जो आपके नेट, वही वो जो ATM का पूरा कियोस्क लगा होता है, पासबुक भी प्रिंट कर लो, पैसे भी जमा कर लो, चेक जमा कर लो, पैसे विड्रॉल कर लो, उनके लिए सेल्फ सर्विस जोन हो गए। इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, इन सभी के थ्रू जो है हम अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक
बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में एक नया प्रोडक्ट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पर्स, वॉलेट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक पर्स या वॉलेट। इसे मल्टीपर्पज पेमेंट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। विच इज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग नॉन कैश पेमेंट। ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे नॉन कैश पेमेंट के लिए, बिना कैश के पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई की तरह ही है, बस आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहलाता है। मल्टीपर्पज पेमेंट कार्ड इसे हम बोल देंगे फ्रेंड्स, ओके। ई शॉप रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई शॉप जो है विशेष तरीके का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ई शॉप कौन? ई शॉप। ई शॉप आपका विशेष तरीके का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में 3 तरीके होते हैं। ई शॉप आती है, ई स्टोर आते हैं और ई एक्सचेंज आता है, ध्यान रखिएगा। ई शॉप बैंकिंग से रिलेटेड, ई स्टोर सामान खरीदने के लिए, ई एक्सचेंज मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होना चाहिए, पर मैं एश्योर्ड नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो 3 है कुल मिलाकर के, 3 फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, ई शॉप, ई स्टोर और ई एक्सचेंज। ई शॉप के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक विशेष फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, ई शॉप, ठीक है। बाकी 2 ई स्टोर तो दिख ही रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गया। ई एक्सचेंज का नहीं क्लियर है। विथ सच एन एरे ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मोर ऑन द वे बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, इंडियाज बैंकिंग इंडस्ट्री मस्ट स्ट्रेंथन। तो बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इटसेल्फ इफ इट हैज़ टू सपोर्ट द मॉडर्न एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी विच इंडिया एस्पायर टू बी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भैया विथ सच एन एरे ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इतने तरीके के नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, और नए प्रोडक्ट अभी ऑन द वे हैं, बहुत सारे डेवलप होने चल ही रहा है काम। कस्टमर की हाई डिमांड है, और हम अगर जो है बैंकिंग इंडस्ट्री, ऐसे में बैंकिंग इंडस्ट्री को मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें ताकि जैसी इकोनॉमी हमारा देश बनना चाहता है उस इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर सकें, ठीक है। चलिए, उसके बाद में फोकसिंग ऑन इनरिचिंग ह्यूमन कैपिटल विल हेल्प द बैंकिंग सेक्टर बिकम मोर कम्पिटेटिव एंड एफिशिएंट। देखो यहाँ बात की गई कि कितने तरीके की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। फिर उसके बाद में बात की गई कि भैया जो है हमको अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना होगा। अब फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब बात शुरू होगी, मतलब चले कहाँ से और कहाँ आ गए। घूम टहल के ध्यान रखो मेरे भाई, बैंक में हो, किसी भी कंपनी में हो, सबसे ज़्यादा जो जरूरी धन है वो है आपका ये ह्यूमन रिसोर्स। जितना बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स होगा, जिस कंपनी के एम्प्लॉय जितने टैलेंटेड, जितने बेहतर, वो कंपनी उतना ही बेहतर करती है, वही बात है। तो फोकसिंग ऑन इनरिचिंग ह्यूमन कैपिटल विल हेल्प द बैंकिंग सेक्टर बिकम कम्पिटेटिव एंड एफिशिएंट। तो अगर हम अपने ह्यूमन मतलब कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम इनरिच करेंगे और समर्थवान बनाएंगे, उसको अलग अलग चीज़ें सिखाएंगे, स्किल्ड रखेंगे, तो हम कम्पिटेटिव और एफिशिएंट बन सकते हैं। दिस सेक्टर नीड टू फंडामेंटली स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल स्किल लेबल्स स्पेशली इन सेल्स एंड मार्केटिंग, सर्विस ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एथिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमें इंस्टीट्यूशनल स्किल लेवल को बढ़ाना है, किसमें? सेल्स में, मार्केटिंग में, सर्विस की ऑपरेशन में, रिस्क मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ में ह्यूमन, ये जो हमारा एथिक्स है इसको भी ओवरहाल करने की ज़रूरत है। एथिक्स क्या होता है भाई? कोई किसी ने हमारे पास पैसा जमा किया, हम उठा करके उसका पैसा अपनी जेब में रख लिए, बैंक में जमा ही नहीं किए, तो हमारी एथिक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो गई, ओके। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल विल बी सिंगल बिगेस्ट चैलेंज। अब भाई देखो, आया कि इकोनॉमी बढ़ानी है, तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें जो है ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब पता चला कि ये सबसे बड़ा चैलेंज यही रह गया, ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, बिगेस्ट चैलेंज। ओल्डर एम्प्लॉय विल आइदर फेड अवे और गेट इक्विप्ड विद द सम ऑफ द स्किल्स नीडेड फॉर द न्यू बैंकिंग। जो पुराने एम्प्लॉई हैं या तो वो मिट जाएंगे, फेडेड अवे छोड़ छाड़ देंगे, रिजाइन मार देंगे, या तो अपनी आपको कुछ ना कुछ नई स्किल्स के साथ में लोड करेंगे और काम करना चालू रखेंगे। जबकि जो यंगर एम्प्लॉई हैं वो आएंगे हमारे पास में विद डिफरेंट सेट ऑफ कैपेबिलिटी, उनके पास में बहुत सारी क्षमताएं होंगी। अब उस क्षमता को सही से यूटिलाइज करना है, ठीक है, विच नीड टू बी चैनलाइज इन राइट वे थ्रू ट्रेनिंग एंड पीरियडिक रिफ्रेशर प्रोग्राम। तो उसको हमें चैनलाइज करना होगा। ऊर्जा बहुत है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, दीवार को मैं धक्का देने शुरू कर दूं तो क्या दीवार गिर थोड़ी ना जाएगी, हमें चैनलाइज करना पड़ेगा। हमें दीवार गिरानी है तो एक एक ईंट गिराना ज़्यादा ठीक है कि दिन भर मैं लगा ही रहूँ उस दीवार पे, बस धक्का ही देता रहूँ, तो नहीं काम चलने वाला है। तो वही बोल रहे हैं कि हमें इनके पास जो नए एम्प्लॉय, इनके पास कैपेबिलिटी बहुत है, स्किल बहुत है, सीखते बहुत तेज़ी से हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें इनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। जितनी तेज़ी से सीखते हैं उतनी तेज़ी से गांजा फूकना भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। नए वाले एम्प्लॉय हमारे हैं तो वो नहीं करने देना है, हमें इनसे सही काम करवाने हैं। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो हैव द नीड टू फंडामेंटली स्ट्रेंथन स्किल लेवल। जो पुराने आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको भी अपनी स्किल को मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, रीओरिएंटेशन इन बैंकिंग इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट,
द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ विच रिलेट्स मेनली टू एक्सपैंडिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं भैया देखो, नॉलेज इकोनॉमी में हमें बैंकिंग को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और नॉलेज मैनेजमेंट का, नॉलेज सिस्टम का हम बेहतर यूज करेंगे। दिस विल इन्वॉल्व ओवरऑल सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट, इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट आ जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, जिन्हें हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटरैक्टिव पेमेंट सिस्टम आ जाएगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वगैरह भी इसी में आ जाएगा। सारे देखो ये सारे के सारे आपके इंटरनेट यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। देखो क्या, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट ये आपका उसमें इंटरनेट पर होगा, इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी इंटरनेट पर होगा, इंटरैक्टिव पेमेंट सिस्टम UPI IMPS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम MIS होता है। ये सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। ऑल दीज विल नीड स्ट्रेंथनिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ वेल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इन सबको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेल डिजाइन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होंगे, कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा इन पर काम होना चाहिए, तब जा करके आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे ही लिखी हुई हैं, लेकिन अब छोड़ देना भी गलत हो जाता है, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है। तो ठीक है, इसको एक बार रिवाइज मार देते हैं। तो यहाँ हमने बात की कि 21वीं शताब्दी को नॉलेज सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी की जगह पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, नॉलेज इकोनॉमी किसे कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर नॉलेज का जो ओनर है वही वेल्थ क्रिएट करता है, उसी नॉलेज को यूज करके वो जो है इम्प्रूव्ड या तो नए प्रोडक्ट बनाता है, सर्विसेज बनाता है, या फिर जो प्रोडक्ट सर्विसेज उनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। इंडिया में एक हमारी सबसे खास बात है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं, युवा लोगों की कोई कमी हमारे पास नहीं है। दूसरी कंट्रियां भले ही बूढ़ी होंगी, लेकिन हमारी कंट्री जो है और जवान होगी कुल मिलाकर के, और ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा, हमारे पास वर्क फोर्स की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर की दुनिया में चेंजेज हुए, वैसे वैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे चेंजेज आए। अब बैंकों के पास एक नया तरीका हो गया है जिससे वो अपने नए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट इन सब की सहायता से, ठीक है। बैंक जो है अब इंक्रीजिंगली डील करना है उनको नॉलेज वर्कर के साथ। नॉलेज वर्कर कौन होते हैं, जो कि प्राइमरली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डील करते हैं, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, जैसे आधार कार्ड का डेटा अगर लीक हो जाता है ना, तो देखो कितना बड़ा बवाल है अपने आप में। आप सोचो आपके आधार का डेटा लीक हो जाए, तो अगर मैंने क्या कहा, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे ऑफर की जा सकती हैं, एडवर्टीजमेंट। अगर मुझे पता हो कि ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये सर बैंक में है और इन्होंने CIB का फॉर्म भरा है, तो मैं उनको CIB वाले अपने कोर्स बेच सकता हूँ, ठीक बात है ना। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीज़ यूज करती हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि मतलब नियरेस्ट मूवी थिएटर, कि इतना सर्च करके छोड़ दीजिए आप, उसके बाद आप चले जाइए फेसबुक या कहीं पर भी, वो घूम टहल के आपको प्रचार आने शुरू हो जाते हैं। क्या हो रहा है, पर्सनलाइज मार्केटिंग की जा रही है आपके साथ में। ये कब हो रहा है, जब वहाँ पर नॉलेज वर्कर हैं, उनको पता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिशनल बैंकिंग धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की तरफ जा रही है। जो पर्सनल कांटेक्ट का काम था वो हट गया है, अब पर्सनल कांटेक्ट उतना नहीं होता है जितना कि हम दूसरे तरीकों से लोगों से कांटेक्ट करने लगे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है नए चैलेंजेस भी लेकर आ रही है, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल सिक्योरिटी, डाटा की प्राइवेसी, है ना, लीकेज, हैकिंग, वायरस, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। कस्टमर उस सर्विस को नहीं परचेज करता है जो उसकी ज़रूरत को ना पूरा करे, या उस सर्विस जो उसको जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देती, उसको वो परचेज नहीं करना चाहता है। इसलिए बैंक जो है कोशिश ये करते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग उसका मॉडर्नाइजेशन करने में ज़्यादा जोर देते हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग है उसमें आपका सेल्फ सर्विस जोन, सेल्फ सर्विस एरिया, SSA भी बोल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईमेल बैंकिंग, UPI, फ़ोन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक नया प्रोडक्ट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहते हैं। इसे मल्टीपर्पज़ पेमेंट कार्ड भी कहते हैं, जिसकी सहायता से आप बिना कैश के पेमेंट कर सकते हैं, तो नॉन कैश पेमेंट में मदद करता है। ई-शॉप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के स्पेसिफिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ई-शॉप क्या होता है, अगर ई-शॉप की बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का फॉर्म होता है। 3 तरीके का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में विकल्प है। ई-शॉप जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड है, ई-स्टोर जो आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, और ई-एक्सचेंज आपका वही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो कि फॉरेन एक्सचेंज का काम देखता है, ठीक है। उसके बाद में नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं,
मतलब मार्केट में आ चुके हैं, कुछ और नए रास्ते में हैं जो आने वाले हैं, कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने आप को मजबूत करना होगा, तैयार करना होगा, ताकि जो इकोनॉमी हमारी बनना चाहती है, हम 5 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ज़रूरी होगा। इनके बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए आपको 5 बैंकिंग मतलब डेज वर्किंग भी देना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, ठीक है। उसके बाद में अब ये चीज़ मतलब अपने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान देना होगा, ह्यूमन कैपिटल को इनरिच करना होगा, ताकि वो कम्पिटिटिव और जो है इफेक्टिव बन सके, ठीक है। अब इसको मजबूत करने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कई सारे सेक्टर्स में हम मार्केटिंग में, सेल्स में, सर्विस सेक्टर में, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के रिलेटेड हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, ये ज़्यादा ही चला गया ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग और अगर हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा अपने आप में। यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। ओल्डर जो एम्प्लॉय हैं या तो वो छोड़ जाएंगे नौकरी को या नई स्किल सीख लेंगे। जो नए एम्प्लॉय हैं उनके अंदर क्षमताएं और कैपेबिलिटीज़ और कम्पिटेंसीज बहुत भरी पड़ी हैं, लेकिन उसको सही रास्ते दिखाने पड़ेंगे, सही तरीके से उनको लेकर के चलना पड़ेगा। जो पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको भी अपनी स्किल के लेवल को बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद में नॉलेज इकोनॉमी में हमें अपने आप को रीओरिएंट करना होगा, ताकि हम टेक्नोलॉजी और नॉलेज सिस्टम का बेहतर यूज कर सकें। उसके बाद में ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथन होगी कैसे, ये सारी जो स्ट्रेंथ करने की हम बात कर रहे हैं, ये वेल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की सहायता से हम अचीव कर सकेंगे, और जिसको एक्सपर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो कि है इशूज एंड चैलेंजेज इन लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या इशूज हैं, क्या चैलेंजेज हैं। पढ़ाना तो चाहते हो, लेकिन क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। द एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर द मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर would imply that there would be tremendous growth in volume of such services। देखो क्या है कि हमारे पास करोड़ों कस्टमर नए जुड़ने जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। जनधन योजना ने ये करके ही दिखा दिया है आपको। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारी जो सर्विसेज उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। हम जितने कस्टमर को सर्विस दे रहे थे एक ब्रांच में, जहाँ 1000 कस्टमर थे वहाँ 10,000 कस्टमर होंगे, सर्विसेज का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन व्हाइल दिस प्रेजेंट ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इससे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए मौके मिलेंगे। लेकिन इट आल्सो रेजेज न्यू इशू एंड चैलेंजेस फॉर द प्लेयर, रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर। लेकिन ये एक चैलेंज भी होगा अपने आप। इतने सारे कस्टमर आएंगे अगर, तो भाई हर चीज़ मैनेज करना अपने आप में चैलेंज होगा, बैंकों के लिए भी, RBI वगैरह के लिए जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी, ठीक है। एंड एज द बैंकिंग सेक्टर टेक्स इनिशिएटिव टू कैटर टू द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी की जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए अगर बैंक अपने आप को एक्सपेंड करेगा, तो वो भी एक चैलेंज अपने आप में ले करके आता है। तो बस इशूज एंड चैलेंजेस इन लर्निंग एनवायरनमेंट में इतना ही है। उसमें और भी 4-5 पॉइंट दिए होते, लेकिन मैंने उसको कवर नहीं किया, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमर, मिलियंस ऑफ कस्टमर आपके पास आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्विस का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। बहुत सारी सर्विस आपको देनी पड़ेगी, इससे हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। भाई मिलियन नए कस्टमर मिलेंगे, करोड़ों कस्टमर नहीं मिलेंगे, उनको हम सर्विस देंगे, लेकिन साथ ही साथ में कंसर्न भी होगा कि इनको मैनेज कैसे किया जाएगा। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर जो है जब इकोनॉमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को रिवैम्प करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्या हमारे पास जो डिलीवरी सिस्टम है, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज जनता को देते हैं, उस सिस्टम से हम लोगों को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्या हमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या इससे हम अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। बैंक ही अपने आप से पूछते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, क्या रेलवे सफिशिएंट है उस आबादी को संभालने के लिए? नहीं है। आप देख लीजिए छुट्टियों में क्या हालत हो जाती है। होली और दीपावली पे बस कैसे भी काम ही चल जाता है, बाकी दिन तो चलो ठीक है, लेकिन हमारी मतलब रेलवे सफिशिएंट नहीं है उस मामले में। उसी तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री का भी सेम केस है कि क्या हम सफिशिएंट हैं अपने आप में, नई आबादी को क्या हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं। चैलेंजिंग रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन बैंक की बात करेंगे तो चैलेंजिंग रोल क्या है? With the competition that has been sweeping across the industry, coupled with the technology absorption in big way, plethora of the innovative product and services with sophisticated delivery systems are being introduced in the marketplace. Competition बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक पूरा भर के प्लेथोरा मतलब एक पूरा भर के जो है उसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज आप मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे जो है सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने इनोवेटिव तरीके से अवेलेबल करवाए हुए हैं। दिस सिनेरियो कॉल्स फॉर कंटिन्यूअस हार्नेसिंग ऑफ स्किल एंड क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू इनोवेटिव ट्रेनिंग। तो
आप इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे से तभी उपलब्ध करवा पाएंगे जब आपके पास में जो स्किल है एम्प्लॉय की उसको आप और अच्छे से उसका दोहन करें और अच्छी उसकी स्किल को और मजबूत करें, साथ ही साथ में उसके टैलेंट को आगे बढ़ाएं। और ये सब कब हो पाएगा? जब आप उसको इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे तभी जा करके इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड टू इनेबल टू देम टू फंक्शन इन हाईली वोलेटाइल सिचुएशन विथ ईज एंड कम्पिटेटिव स्पिरिट। तो आप जब उनको ट्रेनिंग देंगे तब वो हाईली वोलेटाइल सिचुएशन में भी अच्छे से बिहेव कर पाएंगे और कंपटीशन कर पाएंगे। ट्रेडिशनल चॉक एंड वॉक मेथड है ना, चॉक एंड टॉक मेथड आर फाउंड टू बी आउटलिव्ड। मतलब जो आप जैसे पढ़ाया जाता था पहले चाक लेकर के टहल टहल के, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बस चाक की जगह पर मैंने ये डिजिटल बोर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो चाक एंड टॉक वाला मेथड अब गायब हो चुका है, वो उसके दिन लद गए हैं, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड जो है जैसे कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, ई लर्निंग से, वेब इनेबल लर्निंग से, एंड आल्सो द टूल्स एंड टेक्निक दैट मेजर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एनालिटिकल स्किल, इनिशिएटिव एंड प्रूडेंट डिसीजन, ये सारी चीज़ों से अब आपको टीचिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले वाला वो घिसा पिटा मेथड नहीं चलेगा, अब आपको डिजिटल मेथड को मिला करके इनको पढ़ाने के लिए यूज करना पड़ेगा, यही ये कह रहे हैं। उसी में ही ई लर्निंग भी इसी का ही सब टॉपिक है, ओके। तो चैलेंजिंग रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में हमने देखा कि भाई देखो कंपटीशन भरा पड़ा है इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी भी सभी के सभी यूज करना है, व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू हो रही है, आपकी वॉइस बैंकिंग मतलब आप बोलेंगे और सारा काम होगा, आगे चल करके सोचेंगे और काम होगा, वो सब भी होना ही है। तो ऐसे में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज और उनको सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिलीवर करने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो स्टाफ मेंबर हैं वो भाई टैलेंटेड हो, कैपेबल हो। ऐसे में उनकी स्किल को मजबूत करना है, उनको हम उनकी स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं? इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, जिससे कि वो हाईली वोलेटाइल सिचुएशन में भी आसानी से और कम्पिटेटिव स्पिरिट के साथ काम कर पाएंगे। पहले जो ये सिखाने के ट्रेनिंग के जो तरीके थे वो अब फायदे का सौदा नहीं रह गया, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आपको पीपीटी के थ्रू, ई लर्निंग, वेब पोर्टल, इन सब की सहायता से आपको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ई लर्निंग की बात कर लेते हैं। ई लर्निंग क्या होता है? नॉलेज ट्रांसफर इन न्यू मंत्रा दैट इज गेनिंग मोर एक्सेप्टेंस दैन द ट्रेडिशनल एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ द एजुकेशन। तो पहले एजुकेशन की जो परिभाषा थी उसकी जगह पर नॉलेज ट्रांसफ़र नाम की चीज़ जो है एक नया मंत्र बन करके सामने आया हुआ है, ठीक है। तो नॉलेज ट्रांसफ़र एक नया मंत्र है जो आपका एजुकेशन की डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लासरूम टुडे ट्रांसेंड लिमिट ऑफ टाइम, स्पेस, रेस एंड लैंग्वेज। आजकल की जो क्लासरूम है उसमें समय, जगह, किस रेस से हैं, किस भाषा में हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है सब जगहों पर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं पूरे भारत देश में पढ़ाता हूँ, है ना। सभी लोग पढ़ रहे हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से लोग पढ़ते हैं, राइट। तो मतलब हमारा जो क्लासरूम है अब उसमें ये नहीं रह गया कि मतलब केवल लखनऊ में ही जो लोग रहते हैं वो पढ़ सकते हैं, केवल चंडीगढ़ के लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इंटरनेट ने पूरी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन का फंडा ही बदल करके रख दिया है। हाउएवर देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट द गुड एंड बेटर फ्रॉम द मीडियोकर एंड द एवरेज। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो गुड और बेटर को मीडियोकर, औसत और ख़राब से अलग रखते हैं भाई। मतलब जैसे पढ़ाने को तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आपको कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन ख़राब पढ़ा रहा है, वो भी एक डिफरेंस है। भले ही सब इसी टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा और बुरा उसमें कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है फैक्टर, ठीक। तो ई लर्निंग में हमने देखा कि नॉलेज ट्रांसफ़र एक नया मंत्र है जो एजुकेशन की डेफिनेशन से भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया है। आजकल के क्लासरूम में कोई समय, जगह, लोकेशन, लैंग्वेज, ये सारा मुद्दा रह नहीं गया है। इंटरनेट ने पूरी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग को चेंज करके रख दिया है। लेकिन फिर भी अच्छे और ख़राब में डिफरेंस को अभी भी हम भेद कर सकते हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा पढ़ा रहा है, ये चीज़ अभी भी देखी जा सकती है, भले ही टेक्नोलॉजी सभी यूज कर रहे हो। नॉलेज ट्रांसफ़र इन द बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर सीर वॉल्यूम ऑफ पीपल, द एक्सपेंस ऑफ रीजन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट, दिस न्यू मीडियम ऑफ लर्निंग होल्ड इमेंस प्रॉमिस। तो हमारा जो देश है इंडिया, जहाँ पर भर भर के लोग हैं, सीर वॉल्यूम ऑफ पीपल, खूब सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके बाद में लैंग्वेज में भी बहुत सारी लैंग्वेजेज अवेलेबल हैं। ऐसे में जो ये ई लर्निंग का मीडियम है ये कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा प्रॉमिस ले करके आता है कि हाँ हम चीज़ों को जो बैरियर हैं उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टेक फॉर इंस्टेंस द बैंकिंग इंडस्ट्री वेयर टाइमली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग द लीडर एंड लैगर, मतलब लैगर।
बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए आप बैंकिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट किया वो जो है आपके लीडर बने, और जिन्होंने नहीं अडॉप्ट किया वो लैगर्ड बन गए। लैगर्ड मतलब जो पीछे रह गए, सुस्त रह गए। विथ एन एम्प्लॉय बेस फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन एंड वॉक ऑफ लाइफ, इट बिकम इम्परेटिव टू इन्हेंस द अवेयरनेस एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन ईजी एंड एफिशिएंट मैनर। हमारे पास जो एम्प्लॉय होते हैं वो डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड के होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट उनकी परवरिश हुई होती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें और उनकी अवेयरनेस और नॉलेज को इन्हेंस करें। इफ़ वी लुक एट द ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन दिस इंडस्ट्री, द रोल ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज एंड सिमिलर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन वाइटल एंड सिग्निफिकेंट। अगर हम देखें कि ट्रेडिशनली कैसे जो है नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता था, लोगों को कैसे सिखाया जाता था, तो उसमें ट्रेनिंग के स्टाफ ट्रेनिंग जो कॉलेजेस हैं फ्रेंड्स हर बैंक के होते हैं, और उसी तरीके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल अदा किया हुआ है पहले के समय में। व्हाइल दीज have largely met the requirement, the changing face of technology being used in our operation necessitate the need for a different and more enlightened view on ट्रेनिंग। तो बोल रहे हैं मतलब ये भले ही इन्होंने हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी भी ज़रूरत है कि अब हम अपने को भी टेक्नोलॉजी को नए और दूसरे इनलाइटेड वे में देखें। ठीक है, द नीड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज मोर अपीयरेंट इन टुडे डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, आज के डायनेमिक इन्वायरमेंट में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है बातें हमारी। नॉलेज ट्रांसफ़र में हमने बात किया कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर भर भर के लोग हैं, सीर मालूम ऑफ पीपल हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में मतलब प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज अलग अलग एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में जो आपका ई लर्निंग मीडियम है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉमिस लेकर के आता है। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर लिया वो लीडर कहलाए, जो नहीं अडॉप्ट कर पाए वो मिट गए, या फिर जो है उन्हें हम सुस्त लोग कह सकते हैं, आलसी लोग कह सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन अलग अलग, कोई बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, उसके बाद में वॉक ऑफ लाइफ उनका कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है। ठीक है, इन सभी वजहों से क्या होता है कि बेहतर होगा कि हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी जो नॉलेज है और अवेयरनेस है उसको ट्रांसफ़र करें। अगर हम देखें ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली बैंकों में ट्रेनिंग को या नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या करते थे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करते थे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज या उसके जैसे कॉलेज हुआ करते थे, जो कि इस क्षेत्र में अच्छा खासा काम करते थे, और इन्होंने अच्छा खासा काम किया भी है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है और वैसे वैसे ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और अपने जो ट्रेनिंग है उसको नए ऊंचाइयों पर ले करके जाएं। ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जो है अपने आप को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर देना। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जगह लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहा गया, तो उसी तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। ये आज के डायनेमिक इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो बस जो इसमें राम कहानी मुझे बतानी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।